नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मोड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर तथ्यसार में एक नई वीडियो। तथ्यसार में दोस्तों हम उत्तर प्रदेश में कृषि के संदर्भ में आज विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तथ्यसार से संबंधित अन्य वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है और कुछ के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ में हमने कंपटीशन मोड का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जरूर जाके लिंक को चेकआउट करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आइए उत्तर प्रदेश में कृषि के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान दोस्तों 59.3% है, जिसमें कुल कृषि श्रमिक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों मिलाकर के 30.3% एवं कुल कृषक जो कि दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों हैं वे 29.0% है। दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2021-22 में और 2020-21 में अंतिम अनुमानों की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 28.4% और 28.1% रहा है, जबकि कृषि, वानिकी, मत्स्यन का योगदान दोस्तों क्रमशः दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यही कारण है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। दोस्तों देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो वो उत्तर प्रदेश है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक और यहाँ फैक्ट है, कृषि निवेश पर देय अनुदानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है। डीबीटी के माध्यम से कृषकों के निवेश पर देय जो अनुदान है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। ये भी आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक फैक्ट यहाँ मिला आपको और दूसरा मिला कि कुल खाद्यान्न के उत्पादन में प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो कृषि जो उत्तर प्रदेश की कृषि के संदर्भ में कुछ मूलभूत बातें की हमने, आइए विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बात करते हैं। अब क्रियाशील जो जोते हैं उनका देख लेंगे। 2015-16 के अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार दोस्तों 0.73 हेक्टेयर है, जो कि भारत में ये 1.08 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोतों का आकार कितना है। तो आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा 0.73 हेक्टेयर, ये चीज याद रखिए, ठीक है। भारत में 1.08 हेक्टेयर, ये भी याद रखिएगा। अब एक सवाल यहाँ पर एक फैक्ट मिल रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। तो कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 9। आपसे ये पूछ लेगा, बहुत फेवरेट सवाल है यूपी स्पेशल का, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। जलवायु जो कृषि प्रदेश है दोस्तों उसका वर्गीकरण मृदा, वर्षा और तापमान, जल एवं मानव संसाधन के आधार पर किया जाता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लेंस 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि जो है दोस्तों का लगभग 10.34% भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। जो पूरा हमारे देश की कृषि योग्य भूमि है उसका 10.34 जो प्रतिशत भाग है वो हमारे प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। तो काफी ठीक ठाक परसेंटेज है कृषि के लिहाज से। और आप जानते हैं कि गंगा का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ मैदान है, जो कि उत्तर प्रदेश के पास ही संयोग रूप से उसका ज्यादातर हिस्सा है। 2019-20 में दोस्तों प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर था। 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 144.16 लाख हेक्टेयर था, जबकि सकल सिंचित क्षेत्र इतना था। ये आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसको देखते चलिए, जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां मैं बता दे रहा हूं कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उतना लोड मत लीजिए, आराम से चिल मार के पढ़िए, बस आप मेरे साथ साथ इस बुक को जैसे बस पढ़ते चलिए और जहां समझाने की जरूरत पड़ रही वहां मैं आपको समझा ही दे रहा हूं। तो आपको फैक्ट, डेटाज और कंसेप्ट क्लियर होते ही चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का परसेंटेज काफी है 80.18% और प्रति जोत क्षेत्र 0.73 हेक्टेयर था, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कृषि गणना 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन
कृषि जोतों में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, ये चीज भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैप के माध्यम से जिलेवार कृषि के संदर्भ में कुछ आंकड़े हम देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि जिलेवार कृषि में मतलब यानी कि कौन सा जिला किस कृषि के लिए स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये एटा से शुरू करते हैं। एटा में दो फैक्ट आपको मिल रहे हैं। पहला यह है कि जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जौ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है एटा जिले के अंदर सर्वाधिक है। जौ के मामले में ही दूसरा फैक्ट है, एटा से ही संबंधित सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला भी एटा ही है। तो यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है यानी कि प्रोडक्टिविटी है वो भी एटा की ही है, और प्रोडक्शन भी एटा का ही सबसे ज्यादा, यानी कि उत्पादन भी एटा ही करता है और प्रोडक्टिविटी भी एटा में सबसे अधिक है। किस फसल की? तो जौ। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा झांसी की तरफ बढ़ेंगे। तो झांसी में हम देखते हैं दो फैक्ट हमें मिल रहे हैं, जैसे कि सर्वाधिक चना उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश का झांसी है, और दूसरा जौ का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों फैक्ट्स के अंदर दोस्तों माइनर सी बात है, लेकिन है जौ का ही। यहाँ पर एटा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के मामले में दोनों में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, और झांसी क्या है कि जौ के अंतर्गत जो क्षेत्र है, जौ का सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो झांसी के अंतर्गत आता है। तो यही इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस था जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए अब हरदोई की तरफ बढ़ते हैं, और हरदोई में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मिल रहा है कि मक्का की सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो हरदोई जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे। अब कन्नौज जिले से भी एक बढ़िया फैक्ट मिल रहा है हमें, मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज में। तो मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता कहां? हरदोई में, और सर्वाधिक क्षेत्र मक्का के अंतर्गत कन्नौज जिले का आता है। ठीक है, याद रखेंगे। और बहराइच में ऐसे देखेंगे, बहराइच में दोस्तों सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला भी बहराइच ही। ठीक है, यहां पर आई थिंक प्रोडक्टिविटी की बात चल रही है। हरदोई के अंदर मक्का सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी मक्के की हरदोई में है, प्रोडक्शन होता है सर्वाधिक बहराइच में, और सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल मक्का का कन्नौज में आता है। तो ये भी तीनों बातों में बस उतना ही डिफरेंस है जैसे एटा और झांसी वाले मामले में था। ठीक है, तो याद रखेंगे, छोटा छोटा डिफरेंस है। यहाँ पर गाजीपुर में पूर्व की तरफ देखेंगे तो गाजीपुर में दक्षिण पूर्वी जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहां देखेंगे तो चना का सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो गाजीपुर में है। याद रखेंगे। अब दक्षिणी जिलों में आएंगे उत्तर प्रदेश के, जिसमें बादा देखेंगे। तो बादा में दोस्तों चना का सर्वाधिक क्षेत्र पड़ता है बादा के अंदर, और अरहर का भी सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो बादा जिले में ही पड़ता है। फतेहपुर सिकरी से एक बढ़िया फैक्ट है कि सर्वाधिक अरहर उत्पादकता वाला जिला जो है, उत्पादक प्रोडक्शन वाला जिला कौन सा है? तो फतेहपुर। याद रखिएगा सब लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बाकी जब मैं उत्तर प्रदेश का मैप कहीं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो कोशिश किया करिए कि आप इसकी सीमाएं, जैसे सहारनपुर, यहाँ शामली और इधर बलिया, ये सब आप थोड़ा सा देखते रहा करिए, या ये सब जो जिले हैं एमपी से जो टच होंगे उनके बारे में भी थोड़ा सा आप इस सब चीजों को कोशिश किया करिए कि मैप को पॉज करके जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर में। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु अंचलों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर तराई क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है, यहाँ मृदा का प्रकार कैसा पाया जाता है, फिर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, अधिकतम तापमान कितना होता है, न्यूनतम तापमान कितनी डिग्री होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो इस सारणी को मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग इसको अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम राज्य कृषि नीति 2013 की विस्तार पूर्वक थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो पीसीएस होता है उसमें। तो आइए हम अब विस्तार पूर्वक बात करेंगे राज्य कृषि नीति 2013, जो कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रही है। ठीक है, 13 कृषि नीति के पहले 2005 राज्य कृषि नीति जो है लागू थी। 2005 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 4% रखी गई थी। जो राज्य कृषि नीति 2005 थी उसमें कृषि की वृद्धि दर 4% रखी गई थी। दोस्तों कृषि नीति 2005 के क्रियान्वयन की कुछ 7 जो है क्षेत्रक थे, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे पहला था प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, फिर मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता,
बीज प्रबंधन, विपणन, शोध एवं कृषि विविधीकरण, जिसे सप्त क्रांति के नाम से ये जाना जाता था। ये 7 क्षेत्रों पर फोकस करती थी राज्य कृषि नीति 2005। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि क्षेत्र की लक्षित 4% वृद्धि दर के सापेक्ष मात्र 3% जो है वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। दोस्तों वर्तमान में राज्य में कृषि नीति 2013 लागू है, जिनकी मुख्य बातों की अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2005 की राष्ट्रीय राज्य कृषि नीति यहाँ पर 13 से पहले लागू थी, जो कि 13 तक चली। उसके बाद 13 राष्ट्रीय राज्य कृषि नीति 2013 लागू हुई है। अब वर्तमान में वही रन कर रही है 2013 की राज्य कृषि नीति। तो आइए पहले राज्य कृषि नीति 2013 के विजन पर बात करते हैं। तो दोस्तों प्रदेश को देश के खाद्यान्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा और ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार कर ग्रामीण जनमानस की बिना पर्यावरणीय क्षरण के आर्थिक वृद्धि एवं खुशहाली को सुनिश्चित करने पर ध्यान करने का एक विजन रखा गया था राज्य कृषि नीति 2013 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर दो चीजें आप मुख्य रूप से देखेंगे। एक तो ग्रामीण जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार पर बात की गई है। दूसरा जो है यहाँ पर कुछ सतत कृषि के बारे में थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है, जैसे कि पर्यावरण क्षरण के आर्थिक वृद्धि और खुशहाली को सुनिश्चित रखें, यानी बिना पर्यावरण क्षरण के, यानी कि सतत कृषि की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सतत कृषि क्या होता है। सतत कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं कि जब जो है मिट्टी की उर्वरता का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो आने वाले समय में भी उत्पादन लायक बनी रहे। ठीक है, तो उसको सतत कृषि बोलते हैं। अब जो राज्य कृषि नीति 2013 है उसके उद्देश्यों पर विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। कृषि नीति 2013 के उद्देश्यों की बात करें, के उद्देश्यों में पहले उद्देश्य की बात करें तो ये था कि कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना। दूसरा, समुचित इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति को विकसित एवं बहुप्रचारित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार और कृषक परिवार की आय में भी वृद्धि करने की बात की गई है। सतत कृषि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, दूसरी, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण। नेक्स्ट, खाद्य एवं पोषण के मुख्य आधार को बनाए रखते हुए कृषि विविधीकरण के माध्यम से उच्च मूल्य वर्धित क्रियाओं द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करने का ऑब्जेक्टिव था 2013 राज्य कृषि नीति का। नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, प्रसार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन की आधारभूत जो सुविधाएं हैं उसके विकास में समझौता कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना, यानी कि उत्तर प्रदेश की कृषि प्रणाली के अंदर प्राइवेट सेक्टर के भी इन्वॉल्वमेंट की बात राज्य कृषि नीति 2013 के अंतर्गत की गई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि समझौता कृषि की भी बात इसमें मुख्य रूप से की गई। दो चीजें यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। एक तो सतत कृषि की बात चल रही है, सतत कृषि की बात यहाँ पर चल रही है, सतत कृषि। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात यहाँ पर चल रही, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। अब इस कृषि नीति की कार्यपूर्ति संकेतक क्या थे उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो नीति की प्रगति एवं प्राप्ति की समीक्षा नियमित अंतराल पर की जाएगी। मुख्य प्राप्ति संकेतकों के आधार पर ये कौन से संकेतक है, तो सतत आधार पर कृषि उत्पादन में एवं उत्पादकता में वृद्धि हो, गुणात्मक उत्पादकता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की सतत प्रासति अथवा सुधार। नेक्स्ट है मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी के स्तर में कमी लाना। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है कि राज्य कृषि नीति हमारे लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए हमारी राज्य कृषि नीति 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा होती है और आरओ की भी मेंस होता है या कोई और यूपी से संबंधित एग्जाम का मेंस होता है, तो वहां पर राज्य कृषि नीति 2013 से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ और कार्यपूर्ति संकेतक थे दोस्तों, जैसे सकल एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, फसल सघनता में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में नए कृषि उद्योगों एवं विपणन केंद्रों की स्थापना, प्रति व्यक्ति एवं परिवार की आय में वृद्धि।
यहाँ पर दोस्तों खाद्य उत्पादन का चतुर्थ अग्रिम अनुमान दिया हुआ है, जो कि 2021-22 का था। इसको थोड़ा सा बस आप अपने हिसाब से देख लेंगे, इसको मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया था, खाद्य उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में पहले नंबर पर है, फिर मध्य प्रदेश दूसरे और पंजाब तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये 3 मुख्य फसलों में पहले नंबर पर है, एक गेहूं, दूसरा गन्ना, तीसरा आलू के उत्पादन में पूरे देश में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा नंबर है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों प्रयोगशाला से खेती तक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ये चीज याद रखेंगे कृषि सुधार में जो है, और प्रयोगशाला कृषि पर बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है वो जायद की फसलों के लिए होता है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, लाही और आलू देख लेंगे। और खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन सा, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, सनई, दलहन वगैरह ये सब होता है। और उसी तरह से जब जायद की फसलों की बात करेंगे, ककड़ी, खीला, तरबूज, खरबूज, ये सब जो है जायद की फसलों के अंतर्गत उपजाया जाता है। अब दोस्तों आइए कुछ प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे चावल दोस्तों, चावल जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादकता इसकी काफी ठीक ठाक है, यानी कि 26.39 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है यहाँ पर अनुमानित है। यहाँ पर आप थोड़ा सा 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो कितने क्षेत्र पर चावल का उत्पादन होता है, इसका अखिल भारतीय स्तर क्या है, ये सब आप देख लें। कोई बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बस आपके लिए जरूरी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे स्क्रीन पर रख दे रहा हूं उसको। तो उत्तर प्रदेश के चावल उत्पादक जो जिले हैं उसमें देख लेंगे, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सब बस देख लेंगे, बाकी और अधिक इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बाजरे की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बाजरे की खेती 40 से 50 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। बाजरा जो है मई जुलाई के मध्य बोया जाता है और उसके बाद सितंबर और दिसंबर के मध्य काट लिया जाता है। बाजरे की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, आगरा, बरेली, कानपुर मंडलों में। उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस, औरैया, ये सब क्षेत्र है। उसी तरह से मक्का के क्षेत्र, बस आप क्षेत्र देख लेंगे, जैसे कि जिले, यानी कि बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा, कानपुर नगर और गोंडा, इन सब क्षेत्रों में मक्के का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसी तरह से जौ जो है उत्तर प्रदेश के जैसे एटा, आगरा, गाजियाबाद, ललितपुर, फिरोजाबाद, सॉरी यहाँ पे गाजियाबाद पढ़ दिया, गाजीपुर को, गाजीपुर है, झांसी, बांदा, महोबा, बुलंदशहर, जालौन। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जौ की कृषि जो है शुष्क एवं जलोढ़ मिट्टी के अंदर की जाती है। उत्तर प्रदेश में जौ गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न था, है नहीं। उत्तर प्रदेश में अब गरीब लोग भी जौ तो कम से कम नहीं खाते हैं, गेहूं की ही रोटी खाते हैं। अब दोस्तों मोटा अनाज जो पहले लोग मजबूरी में खाया करते थे, गरीबी बस, अब जो है उसको शौक बस लोग खाना शुरू करेंगे, क्योंकि 2023 को जो है भारत सरकार की सिफारिश पर यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया था 2023 को। और मिलेट के लिए जो है हमारी जो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो मिलेट्स के लिए श्री अन्न जो है शब्द उपयोग कर रही है। और मिलेट के जो है खाद्यान्न को बढ़ावा देने की बात ये सरकार कर रही है, जो कि एक सरकार की तरफ से काफी अच्छा और पॉजिटिव कदम होगा। अगर इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तो लोगों का जो पोषण स्तर है वो निश्चित तौर पर बेहतर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब क्या है कि अब जो है पीडीएस सिस्टम हमारे देश में बहुत अच्छा है, जिसके अंतर्गत सरकारी गल्ले और चीनी की दुकान जो है हर गांव में होती है, जिसके अंतर्गत उन्हें सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। बीपीएल जो कार्ड धारक लोग होते हैं, ठीक है, उनको। तो फिलहाल ये रही जौ की बात, आगे बढ़ेंगे कुछ और फसलें देखेंगे। उसी तरह से यहाँ दोस्तों चने की बात करें तो चना जो है उत्तर प्रदेश के हल्की दोमट और शुष्क मिट्टी वाले भागों में इसकी खेती की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं उसमें झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर नगर और प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जो है वो चने का उत्पादन अच्छी मात्रा में करता है। चना दोस्तों सर्वाधिक जो पैदावार होती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में चने की होती है, जो कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी
हिस्सा है बुंदेलखंड। ठीक है, अरहर की बात करें तो अरहर दोस्तों जो है फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर में होती है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश अरहर के साथ दोस्तों ज्वार एवं बाजरे की भी फसलें साथों साथ बो दी जाती हैं। अब महत्वपूर्ण फसल जो है नकदी फसल ही मान लीजिए, गन्ने की बात करें तो एक औसत उत्पादकता गन्ने की जो है 81,500 किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में थी 2021-22 में। ठीक है, ये याद रखेंगे और यहाँ पर और कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम क्षेत्रों की यानी कि गन्ना के उत्पादन करने वाले जिलों की बात कर लेते हैं, जैसे रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महराजगंज, देवरिया और गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, और दोआब क्षेत्र में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले ये भी हैं, मेरठ, गाजियाबाद, यानी कि उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां की बात जो है की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है वो काफी मात्रा में उगाया जाता है। यहाँ पर क्षेत्र ही है गन्ने का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले में दोस्तों गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है, यानी कि मेरठ का गन्ना जो है वो उत्तम कोटि का माना जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण नगदी फसल जो है वो गन्ना है, जिससे हम बेच करके नगदी यानी कि पैसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, मूंगफली की बात करें तो दोस्तों मूंगफली जो है कृषि मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है और ये जून जुलाई में बो दी जाती है और नवंबर दिसंबर में खोद ली जाती है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली के अंतर्गत क्षेत्र दोस्तों सीतापुर याद रहे आपको, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद, सहारनपुर और ये इन सब जिलों के अधिक क्षेत्रफल पर जो है वो मूंगफली बोई जाती है। लाही या सरसों की बात करें तो सरसों रबी की फसल है और ये दोस्तों जो है उत्पादक जिलों की बात करें अगर उत्तर प्रदेश के तो आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर देहात, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और औरैया और हमीरपुर, ये सब जिले जो है वो सरसों के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं उत्तर प्रदेश के। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कपास की बात करें तो जो है गंगा यमुना दोआब में रुहेलखंड और बुंदेलखंड का जो रीजन है वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कपास के उत्तर प्रदेश में। और जिलों की बात करें तो जिसमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, फिरोजाबाद और सहारनपुर यानी कि पश्चिमी जिले उत्तर प्रदेश के वो जो है वो कपास का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कपास की मुख्यतः यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेटा, पंजाब और अमेरिकन किस्मों का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कपास की बुआई दोस्तों अप्रैल मई में की जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों कपास की खेती के साथ जो है मेथी, मूंग और बरसीम, तोरिया, क्लोवर इन सब की फसलें भी कपास के अंतर्गत बो दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर के अंत में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे हम इस पर विस्तार पूर्वक। ठीक है, ये कृषि के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आइए बात करते हैं। जैसे दोस्तों पहला तथ्य, आम के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र क्या है? लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर याद रखेंगे। गन्ने का प्रमुख क्षेत्र जैसे तराई क्षेत्र, आंवला प्रतापगढ़ और प्रयागराज में सबसे ज्यादा होता है। अमरूद जो है शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिलों में उपजाया जाता है। हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा होती है। अफीम बाराबंकी क्षेत्र में ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों अमरूद के प्रशिक्षण एवं प्रयोग के लिए जो केंद्र है वो प्रयागराज में है, इसलिए अब प्रयागराज का अमरूद जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गाजीपुर में दोस्तों राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, ये चीज याद रहे, इंपॉर्टेंट है। आम के लिए जो है प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र जो है लखनऊ में है, इसलिए लखनऊ का आम भी बहुत प्रसिद्ध होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्रदेश में फूलों की खेती जो है वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर जिलों में फूलों की खेती की जाती है। संपूर्ण भारत में दोस्तों 9 आदर्श पुष्पोत्पादक केंद्र है, जिनमें एक भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कन्नौज जो है इत्र बनाता है दोस्तों, इत्र, कन्नौज के पुष्प इत्र बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात क्षेत्र है उस पर थोड़ा सा आइए बात करेंगे। प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्रों की बात करें तो जैसे आलू के क्षेत्र जो है याद रखिएगा आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, बदायूं, अलीगढ़, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद। इसी तरह से आम के लिए कुछ क्षेत्र है, आम एवं सब्जियों के लिए क्षेत्र, आम के लिए क्षेत्र, बासमती चावल के लिए क्षेत्र है। तो ये सब चीज आप देख लेना,
आपके सामने है जो है सारणी बॉक्स, और इसको आप क्या करिएगा कि बस पॉज करके जो है आप अच्छे से बस देख लीजिएगा। आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कहीं पे। चीज छूट रहा था जैसे पान का उत्पादन, तो पूछ लेता है कि पान का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पान जो है दोस्तों, पान की प्रमुख प्रजातियां जो है वो जैसे महोबा, देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, शोफिया, मीठा व रामटेक। और पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कहाँ है, तो याद रखिएगा महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक दक्षिणी जिला है। ठीक है, तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने लास्ट में इसको डिस्कस कर दिया। अब आपसे कृषि से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो है कोई सवाल भी पूछे जाएंगे तो आप जवाब देने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए ताकि आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें।